आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं बात करूंगा 7th हाउस को लेके, 7वें घर को लेके। इससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और बेहद सरल शब्दों में मैं ज्योतिष को जो मैंने पिछले 20-22 वर्षों से समझा है उसको देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो मेरे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं बेसिक के ऊपर, तो वहां से उसको देखना शुरू करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र आपको समझ में आएगा। ये एक दैविक शास्त्र है, वेदों का एक अंग है। इसको वेदों में नेत्र कहते हैं। तो अब तक मैं जो है घरों के बारे में आपको बता रहा था कि आप सभी के पास अपनी अपनी कुंडलियां होती हैं और कुंडलियों में जो ग्राफ्स है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये कुंडली होती है जब बच्चे के जन्म के बाद जो है बनाई जाती है, और इस कुंडली के अंदर जो है 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेस कहते हैं जिनको। ये 12 खाने हमारे पूरे जीवन की गाथा को कहते हैं। ये वो नक्शा है जब हमारा जन्म हुआ था, तो जैसे हम अपना फोटोग्राफ लेते हैं, उसी तरीके से ये भी जो है अंतरिक्ष का एक फोटोग्राफ है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय जो ग्रह थे, जो किन किन स्थितियों में थे, ये उसका एक स्नैपशॉट होता है जिसको हम स्टडी करते हैं। जब आप एक अमुक समय पर आपका जन्म होता है, एक अमुक दिन में आपका जन्म होता है, एक अमुक स्थान में आपका जन्म होता है, तो उस समय का ये स्नैपशॉट कहलाता है। क्योंकि ग्रह कभी भी स्थिर नहीं होते, ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में चलते रहते हैं। लेकिन चूंकि आपका जन्म हुआ एक अमुक समय पर, एक अमुक दिन, तो ये उस समय जिस समय आपका जन्म हुआ तो ईस्टर्न हॉरिजन में जो राशि उदय हो रही थी उसका हमने स्नैपशॉट ले लिया कि ग्रह किस किस पोजीशन पर बैठे हुए थे घरों के अंदर। तो ये आपका एक तरीके से, जैसे आप सेल्फी लेते हो, बट हमेशा आप सेल्फी की तरह नहीं रहते, आप हमेशा मूवमेंट करते रहते हो। लेकिन एक सेल्फी ये बताती है कि उस समय पर मैं ये कर रहा था, मैं इस पोजीशन में था। तो ये पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है पूरे जीवन के लिए। तो 12 जीवन की पूरी गाथा, संपूर्ण गाथा इन 12 भागों में डिवाइडेड है। एवर सिंस वी बॉर्न और टिल डेथ, ये जितना भी उसके बीच में जो भी समय, जो भी कुछ हमारे जीवन में घटना घटने वाली है या होंगी, वो सभी इन 12 भागों में समाहित है। मैं आपको अभी तक 6 भावों के बारे में एक्सप्लेन किया है। आज मैं 7th हाउस को एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक बार हम रिवीजन करते हैं हमेशा की तरह, कि हमने जो दर्शक नहीं जुड़े हैं वो भी समझ पाएंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस की जो काउंटिंग है वो यहां से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज हम 7th हाउस पर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th हाउस है। इसको 7th हाउस कहते हैं, 7वां घर। ये पहले घर के एकदम ऑपोजिट होता है। पहला घर यहां पर है और 7वां घर यहां पर है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आपकी जीवन में। वो कैसे, मैं अभी बताऊंगा। पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या देखा। देखिए, जब बच्चे का जन्म हुआ, एक जातक का जब जन्म होता है वो शिशु रूप में आता है, तो उसके जीवन से जुड़ी जितनी बातें होती हैं फर्स्ट हाउस से देखते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, उसका रूप, रंग, गुण, जीवन में कोई रोग आदि तो नहीं होंगे, जीवन में कितनी कठिनाइयां, कितना संघर्ष है, मान सम्मान, यश, ये सारी बातें हम पहले घर से देखते हैं। पहला घर हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, इस पोर्शन को, स्कल को। फिर और इसके बाद यात्रा शुरू होती है, इवोल्यूशन पीरियड शुरू होता है। हम दूसरे घर को से देखते हैं, उसके परिवार को, उसके माता पिता को, कुटुंब जन जितने भी हैं, उसके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, या जो भी घर के व्यक्ति हैं उनसे, जहां उसका लालन पालन होगा। उसको सबसे पहली जरूरत क्या होती है बच्चे के लिए? पहली जरूरत होती है उसका भोजन, जो उसको मां देती है दूध के रूप में। तो दूसरा हाउस उसके भोजन का स्थान है, उसके दूध का स्थान है, जहां से वो अपनी यात्रा शुरू करता है। पहले वो जमीन पे रेंगता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। और ये उसकी बेसिक एजुकेशन का भी घर होता है, प्राइमरी एजुकेशन भी यहां से देखते हैं। और ये फेस को रिप्रेजेंट करता है। फेस में जो भी हमारे पार्ट हैं उनको देख, सारे पार्ट जो हैं सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। स्पीच हो गई, आईज हो गई, नोज हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसको जरूरत पड़ती है संघर्ष करने की, कि जीवन में जब तक वो संघर्ष की क्षमता नहीं होगी उसके अंदर,
पराक्रम नहीं दिखाएगा तो जीवन में आने वाले अवरोध या शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। तो तीसरा भाव हमारे शौर्य का है, हमारे पराक्रम का है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमको हर क्षण एक लड़ाई लड़नी है। वो आंतरिक शत्रु भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं। तो सभी से लड़ने के लिए हमको शौर्य दिखाना पड़ता है। वो रोग के रूप में आ सकते हैं, उनसे लड़ाई लड़नी है, या वो अन्य किसी रूप में अवरोध के रूप में आ सकते हैं, उनसे लड़ना है। तो ये शौर्य दिखा के ही हम उनको हरा सकते हैं। फिर आता है चौथा भाव, क्योंकि सब कुछ के बाद अगर सुख नहीं है जीवन में तो फिर कुछ भी नहीं है। तो सुख का भाव होता है, ये माता का भाव होता है। पहला बच्चे को जो सुख मिलता है वो मां से मिलता है, परिवारजन से मिलता है। उसके बाद मित्रों से मिलता है, देखिए बंधुजनों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है। तो चौथा घर हमारे मित्रों का, मां का। क्योंकि कोई भी अगर आप जीवन में कुछ हासिल करते हैं, खुशियां आती हैं, तो उसको आप जब तक दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ नहीं बांटते तब तक वो खुशियां बेकार हैं। और मां का आंचल सबसे पहला जो है सुख होता है बच्चे के लिए। उसी तरह उसके बाद जीवन यात्रा शुरू होती है, उसकी चेतना से, उसकी बुद्धि से, उसके ज्ञान से, उसकी शिक्षा से, अध्यात्म से। वो पांचवा घर कहलाता है। छठा घर होता है उसके शत्रुओं का। जीवन में जो शत्रु आएंगे वो रोग के रूप में होंगे, वो अवरोध के रूप में होंगे, वो अड़चनों के रूप में होंगे, वो आपने किसी से ऋण लिया है उस रूप में हो सकते हैं। यानी किसी प्रकार जो भी शत्रु हमारे जीवन में आते हैं, वो सभी शत्रुओं को हम छठे भाव से देखते हैं, 6th हाउस से। अब आते हैं 7वें घर के ऊपर। यात्रा पहुंची हमारी 7th हाउस पे। 7th हाउस पहले हाउस का ऑपोजिट होता है। पहला हाउस आपका है, आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं। 7वां घर उसके ऑपोजिट आपके जीवन साथी का घर होता है। ठीक है, अगर आप एक स्त्री हैं तो ये आपके पति का घर है, आप एक पुरुष हैं तो ये आपकी पत्नी का घर है। साझेदारी का भी यही घर कहलाता है। ठीक है, जो व्यापार, ये साझेदार आप के साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो ये व्यापार का भी घर कहलाता है, साझेदारी का भी घर कहलाता है। साथ ही साथ ये विवाह का भी घर है। जो विवाह आपको करना है, एक जीवन साथी का चुनाव करना है, तो विवाह का भी ये घर कहलाता है। ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले ये विवाह का घर है, मैं बता चुका हूं आपको। 7th हाउस हमारे हाउस ऑफ मैरिज है, वैवाहिक जीवन का ये घर कहलाता है। विवाह का जो सुख है वो 7वें घर से देखते हैं हम लोग। ठीक है, जीवन साथी के बारे में जो जानना है आपको, किस प्रकार का होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, उसके गुण कैसे होंगे, शादी में किसी प्रकार का कोई अवरोध तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है मेरे आने वाले जीवन में, तो वो हम देखते हैं 7th हाउस। ये जीवन साथी का घर कहलाता है, साझेदारी का घर कहलाता है। साथ ही साथ ये यात्रा का भी स्थान होता है। ये स्थान आपको यात्रा का भी स्थान बताता है कि जीवन में जो यात्राएं करेंगे वो किस प्रकार की होंगी। आपके जीवन में दूर दराज की जो यात्राएं करते हो, अपने स्थान से दूसरे स्थान में जाते हो, दूरस्थ जो यात्राएं होती हैं, तो ये स्थानांतरण का भी घर कहलाता है। यानी एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पे जाने का। जीवन में आप किसी जॉब में होते हैं तो आपका ट्रांसफर होता है, तो ये एक तरीके से स्थानांतरण का भी घर कहलाता है, परिवर्तन का भी घर कहलाता है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। ये क्योंकि ये सुख का स्थान है, खुशियों का स्थान है, तो इससे चौथा होने के कारण ये खुशियों का स्थान कहलाता है। ठीक है, और अंगों के अंदर ये पेट से जो नीचे का स्थान है, नाभि से नीचे का, और लिंग मूल से ऊपर का जो स्थान होता है, ये वाला स्थान को रिप्रेजेंट करता है 7वां घर, जिसमें मूत्राशय बने होते हैं। ठीक है, नाभि से नीचे और लिंग मूल से ऊपर का जो स्थान है, बीच का जो स्थान है, वेस्ट जो कहलाती है आपकी कमर, ये 7वां भाव होता है। ठीक है, उसके अलावा चूंकि ये पूर्व दिशा है तो ये इसकी पश्चिम दिशा का भी स्थान है। यहां पर सूर्य अस्त होता है, वहां सूर्य निकलता है जब आपका जन्म होता है, और यहां सूर्य अस्त हो जाता है। तो 7th हाउस आप अस्त संज्ञा भी है, इसलिए इसको मृत्यु का स्थान भी कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा भी मृत्यु का स्थान कहलाता है, मैं बता चुका था, या नहीं बताया तो आप समझ लीजिए। इस तरीके से 7वां स्थान भी मृत्यु का एक स्थान है। ठीक है, अब इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए ना समझे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मृत्यु का स्थान भी कहलाता है। जब मैं आगे कभी बताऊंगा तो आपको डिस्क्राइब करूंगा क्यों होता है। ठीक है, अभी जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम समझते हैं। तो 7th हाउस जो है सबसे पहले हमारे विवाह का, हमारे जीवन साथी का, उसके बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, हमारे साझेदार का, उनका घर कहलाता है। यात्रा का भी स्थान है, ये लंबी दूरी की यात्रा है उसका भी स्थान है। ट्रांसफर का भी स्थान होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये उसका भी स्थान है। ये खुशियों का भी घर है, सुख का भी घर है, और ये एक फीमेल हाउस भी है, पत्नी का भी स्थान है या पति का भी स्थान है। ठीक है, साथ ही साथ
अंगों में मैंने आपको बता दिया, ये नाभि से नीचे और लिंग मूल से ऊपर का स्थान कहलाता है। तो इतनी सारी बातें, इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको यहां लिख सकता हूं, समझा सकता हूं, लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन होगा। केवल आप मोटी मोटी बातें समझिए। 7th हाउस आपके स्वयं से ऑपोजिट हाउस कहलाता है, और वहां से हम मुख्यतः जो है आपके जीवन में जो आपका जीवन साथी होगा, आपके विवाह से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूं, आपका जीवन साथी कैसा होगा, कहां पर होगा, किस स्थान में होगा, क्या करता होगा, आपका विवाह सुख में होगा या नहीं होगा, इससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सब हम 7th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं ये मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं 7th हाउस के बारे में, ये आपको समझ में आई होंगी। और क्योंकि मैंने बहुत सरलता से आपको समझाया है, और ये दोनों जो घर है, देखिए पहला और 7वां जो घर है, पहला आप हो, 7वां आपके जीवन साथी का है, ये हमेशा आपका एक विरोध का भी घर कहलाता है, क्योंकि ऑपोजिट है, इसको विरोध का भी घर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए, और अच्छा नहीं लगा हो, आप कुछ और इसमें आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए शेयर करने से वीडियो जो है अधिक लोगों के पास पहुंचेगा। मैं बता चुका हूं ज्योतिष में बहुत सारी गलत भ्रांतियां लोगों के दिमाग में बैठाई हुई हैं। ये प्योर साइंस है और कुछ भी नहीं है। ये केवल एक इंडिकेशन देता है, हम कोई ईश्वर नहीं है, ना ईश्वर के कोई दूत है। एक विज्ञान को आप जितना, किसी शास्त्र को आप जितना पढ़ते हैं उतना आपको समझ में आता रहता है। हम विद्यार्थी जो है जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं, और ज्योतिष में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो ये कह दे 100% ऐसा ही होने वाला है। केवल इंडिकेशन हमको मिलते हैं, और इंडिकेशन बिल्कुल सही होते हैं जो मिलते हैं, सामान्य इंडिकेशन। और सामान्य लोग, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। तो आप बस मेरे साथ जुड़िए, जो ज्ञान मेरे पास है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, सरल शब्दों में, आसान शब्दों में। बस आप मेरे साथ जुड़िए, और मेरा चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, जहां मैं बात करूंगा 8th हाउस को लेके। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है इस कुंडली का, उसके ऊपर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।